हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। इसके पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि, जिसमें बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जान चुके हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। देखिए, जो ग्रंथियां होती है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकलती है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकलती थी, उसको हम एंजाइम कहते हैं। लेकिन जो मिश्रित ग्रंथि है, इन दोनों का मिक्सचर होती है, यानी कि इससे एंजाइम भी निकलेगी और हार्मोन भी निकलेंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होती है और कौन कौन से एंजाइम स्रावित होती है। इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे, तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मिश्रित ग्रंथि में सबसे अगर बात कहा जाए मेन ग्रंथि, तो हमारा अग्नाशय ग्रंथि ही है। यह शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। इस शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम इंग्लिश में पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। क्लियर। अग्नाशय ग्रंथि का अगर बात कहा जाए तो हमारे अगर दोनों हाथ कहा जाए तो जो लतरी हाथ होगा, लतरी हाथ के एकदम जो छाती के जस्ट नीचे वाला पार्ट जहां से छाती खत्म हो रही है वहीं पे पाई जाती है ये हमारा अग्नाशय ग्रंथि। अगर बात कहा जाए जो यहाँ पर आप देखेंगे आमाशय पढ़े होंगे, पाचन तंत्र में हम बता चुके हैं, आमाशय के जस्ट ऊपर पाई जाती है हमारा ये अग्नाशय ग्रंथि। उम्मीद करता हूँ कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है समझ चुके होंगे। इसे हम इंग्लिश में पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। देखिए, इनसे ये तो मिश्रित ग्रंथि है, तो एक बात तो जाहिर से बात क्लियर हो गई होगी, इनसे एंजाइम भी निकलेंगे और इनसे हार्मोन भी निकलेंगे। और सभी हार्मोन प्रोटीन की बनी होती है। सभी हार्मोन क्या चीज के बने होते हैं? प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जो एस्टेरॉइड की बनी होती है। वो कौन सा हार्मोन होगा जो एस्टेरॉइड की बनी होगी? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, ये तो क्लियर हो गया। तो एंजाइम और हार्मोन इसमें रहेंगे। तो देखिए, अब एंजाइम के बारे में अभी पूरी तरह से जान लेते हैं। देखिए, हम पाचन वाले तंत्र में बता चुके हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं LAT। एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज, टी से होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज हमारे शरीर के अंदर जितने भी वसा की मात्रा रहेगी, तेलीय मात्रा रहेगी, जितने भी हम बाजार के सामान तेल वाले खाते हैं या फिर घर में भी खाते हैं, उनमें जो तेल की मात्रा रहेगी उसका पाचन करता है कौन? लाइपेज करता है। इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि चोकर का पाचन करता है। हम नहीं खाते हैं, जैसे रोटी उटी खाते हैं ना, तो रोटी के अंदर चोकर रहता है, भूसा रहता है, तो वही भूसा का यानी कि चोकर का पाचन कौन करता है? इमाइलेज पाचन करता है। अगर ये नहीं रहेगा भोजन में चोकर की मात्रा, तो भोजन अच्छे से नहीं पच पाएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर दिया जाएगा रोटी नॉर्मल आटा का और एक मैदा का रोटी दिया जाएगा, तो आप मैदे का 5-7 रोटी नहीं खा पाइएगा, लेकिन आटे की जो रोटी है आराम से खा पाइएगा, आराम से पचा भी पाइएगा। इसलिए खाना में चोकर की मात्रा भी रहना जरूरी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरा। देखिए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन की मात्रा को पचाने में मदद करती है। जितने भी भोजन खाते हैं अगर प्रोटीन की मात्रा अगर उसमें है तो उसको पचाने का कौन काम करेगी? ट्रिप्सिन। क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। वो खाद्य पदार्थ हमारा है सोयाबीन का बिया। आप देखे होंगे सोयाबीन का जो बिया होती है वही बिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और उनका सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां रहेगी वो हड्डियां मजबूत होगी, शरीर का वृद्धि और विकास अच्छे से होता रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि एंजाइम के बारे में आप जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इधर हार्मोन के बारे में। हार्मोन को हम प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। क्लियर। यानी कि सब हार्मोन प्रोटीन की ही बनी होती है। जितने भी हार्मोन होते हैं अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला, वो 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 प्रकार के। पहला अल्फा कोशिका से हार्मोन निकलता है, दूसरा बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है, तीसरा गामा कोशिका से हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल, बीटा सेल यानी कि गामा सेल। अब देखिए, अल्फा सेल से ग्लूकेगान निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। देखिए, तीर के ऊपर चिन्ह दिए ना, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। अब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता कैसे, इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जितने भी हम भोजन खाते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा भी बनती है और ग्लूकोज की मात्रा जब आवश्यकता से ज्यादा बनती है तो हमारा लीवर यानी कि दाहिने हाथ के छाती के जस्ट नीचे हमारा पाई जाती है लीवर, जिसको हम जिगर भी बोलते हैं। इस लीवर में हमारा जो भी आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। किस रूप में संचित हो जाती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है, बोटरा जाती है।
यानी कि ग्लूकोज किस रूप में बोटराती है, ग्लाइकोजन के रूप में बोटराती है। कहाँ पर बोटराती है, लीवर में, जिसको यकृत भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, ये अल्फा सेल से जो ग्लूकेगान निकलता है, ग्लूकेगान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन को क्या कर देता है, ग्लूकेगान ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए ये ग्लूकोज में बदल देता है, कौन बदलता है, ग्लूकेगान। अगर ये अल्फा सेल नहीं रहता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदल पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कमी हो जाती है और हमारे शरीर में ऊर्जा की भी मात्रा कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं बीटा सेल के बारे में। देखिए बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावित होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन निकलता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा अग्नाशय के किस भाग से इंसुलिन का स्रावित होता है, तो बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावित होता है। देखिए ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। अल्फा सेल क्या कर देता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता था। अगर ये इंसुलिन नहीं रहता तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता, यही ना कम कर रहा है, अगर नहीं रहता तो बढ़ता जाएगा। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, या फिर आम भाषा में शुगर कहते हैं, या फिर चिनिया रोग कहते हैं। ये अगर कमी हो जाएगा इंसुलिन का, तब ये सब बीमारी हो जाएगा। इस बीमारी में क्या होगा कि हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाएगा तो घाव हो जाएगा, तो ठीक है नहीं होगा, धीरे धीरे सड़ता जाएगा। इस बीमारी में अगर कहीं भी ऑपरेशन करवाना होता है तो डॉक्टर चेक करेगा तो इसका शुगर बीमारी पता चल जाएगा, तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद उसका जो जहाँ पर कटिंग रहेगा वहाँ ठीक है जल्दी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सड़ने की संभावना हो जाती है। इस वजह से उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है, यानी कि मधुमेह जिसको डायबिटीज या चिनिया कहती है, एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर रहती है, कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन इसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। हम बताते हैं इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर, ये कड़ी का पत्ता है, आप देखे होंगे या फिर कहीं आपके बारे में इसका कोई ना कोई जानता होगा। ये कड़ी का पत्ता है। इस कड़ी का पत्ता को सब्जी में डालकर सेवन करना चाहिए, या फिर चाय में जिसमें चीनी न रहे उसमें डालकर मैंने लंबे समय तक सेवन करता रहना चाहिए। जब तक मधुमेह जिंदगी भर रहेगा तो जिंदगी भर ही सेवन करते रहना चाहिए, कंट्रोल रहेगा इस कड़ी के पत्ता से। आप कड़ी के पत्ता को तस्वीर तो देख लिए, वही कड़ी का पत्ता अगर है तो सब्जी में डालकर या फिर चाय में डालकर उसका सेवन करते रहना चाहिए। दूसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ऊपर आप देखिए, ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जामुन लटका हुआ है, वहां पर क्या लटका हुआ है, जामुन लटका हुआ है। ये जामुन क्या करता है कि मधुमेह की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब जामुन का सीजन आ जाए तो 10-12 दाना मधुमेह वाले रोग को खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मधुमेह जिनका हो गया है कंट्रोल होता रहता है। और जैसे ही जामुन का सीजन खत्म हो जाता है तो जामुन का बिया खाकर फेंकना नहीं चाहिए, उसको बटोर कर, जब जामुन का सीजन खत्म हो गया उसको बटोर कर रख लेना चाहिए और पीस के पाउडर बनाकर उसका सेवन करते रहना चाहिए। इस तरह से मधुमेह की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि मधुमेह की मात्रा का कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गामा सेल के बारे में। देखिए गामा सेल से एक हार्मोन निकलती है जिसको हम सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलती है, सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। अब क्या करते हैं, ये ऊर्जा या फिर स्वांगीकरण बनाती है। ऊर्जा का बनाती है या फिर स्वांगीकरण करती है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जितने भी भोजन ग्रहण करते हैं उनमें से पोषक तत्वों को निकालना स्वांगीकरण कहलाता है। तो ये अगर सोमैटोस्टेटिन नहीं रहेगा तो ऊर्जा न बनेगा और नहीं भोजन में से आवश्यक पोषक तत्व निकलेगा। तो जिसमें ये कमी हो जाता है तो बहुत ज्यादा खाते हैं, गाय भैंस जैसन खाते हैं, लेकिन ससुरा लकड़ियाए रहता है, उसके शरीर में कोई मांस नहीं जुटता है। तो कहते हैं का हड्डी रहेगा तो मांस तो कब जुट जाएगा, ससुरा का मांस कब नहीं जुटेगा, है तो सोमैटोस्टेटिन है ही नहीं है। तो जब डॉक्टर के पास दिखवाते हैं तो जान जाता है कि ससुरा में गामा सेल गड़बड़ है। तब क्या करता है कि टॉनिक देता है, टॉनिक देने से गामा सेल ये सोमैटोस्टेटिन बनाने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी भोजन खाएंगे वो उनमें से आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा को निकालने लगेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो मोटाने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप हार्मोन के बारे में और यहाँ पर एंजाइम के बारे में पूरी तरह से डिटेल जान चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि हम बता चुके हैं। इसका उपनाम लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अग्नाशय का उपनाम क्या है, लैंगरहैंस की दीपिका। इंसुलिन का खोज फ्रेडरिक वेटिंग ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, फ्रेडरिक वेटिंग ने किया था 1921 में। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज यानी कि शुगर और चिनिया रोग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जान चुके होंगे। अब हम अगले टॉपिक लेकर हम आएंगे और आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।